एक बेसमेंट में अकेला जय पागल हो रहा है। उसके शरीर में खुजली रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन उसे खुजली करने की इस इच्छा से लड़ना होगा। यह एहसास इतना हावी हो जाता है कि वह एक बंदूक उठा लेता है और एक पल के लिए वह अपनी जान लेने के बारे में सोचता है। वह खुद को ठीक समय पर रोक लेता है और इसके बजाय वह एक ग्लास प्लायर्स उठाता है। अपने नाखूनों पर उसका इस्तेमाल करने से उस दर्द के कारण खुजली शांत हो जाती है। तो यह सब सुबह जल्दी शुरू हुआ था। रात भर शराब पीने के बाद जे जागता है क्योंकि उसके पिता जो लगातार दरवाजा खटखटा रहे हैं। जो ओलिविया को छोड़ने आया है, इसलिए जे अपनी बेटी को अंदर भेज देता है। जब जो बताता है कि उसकी पत्नी बीमार है, तो जे फैसला करता है कि आज वह दुकान खोलेगा ताकि जो उसकी मां की देखभाल कर सके। दिन की तैयारी करते समय जे अपनी गर्दन खुजलाता रहता है। वह अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में भी सोचता है, जिसका पहला लक्षण उल्टी होना था। वह काफी समय तक अस्पताल में थी और बिल अभी भी एक समस्या बने हुए हैं। ओलिविया अपनी नोटबुक में लिखकर जे से बात करती है और उसे बताती है कि वह अपनी मां से मिलना चाहती है, लेकिन जे समझाता है कि वे नहीं जा सकते और चाहता है कि काश वह सिर्फ उससे बात करे। जब जे ओलिविया को स्कूल छोड़ता है, तो वह पूछता है कि क्या दूसरे बच्चे अभी भी उसे परेशान कर रहे हैं, और वह हाँ में सिर हिलाती है। वह उसके टीचर से बात करने की पेशकश करता है, लेकिन ओलिविया मना कर देती है। जे चाहता है कि वह अपने लिए खड़ी हो, फिर भी ओलिविया उसकी सलाह पर ध्यान दिए बिना चली जाती है। तभी जे को पता चलता है कि उसने गलती से अपनी नोटबुक गिरा दी है, इसलिए वह उसके चित्रों को देखता है और जो देखता है उससे काफी परेशान हो जाता है। अपनी पत्नी के साथ उसके झगड़े, उसका शराब पीना, अस्पताल में उसकी पत्नी और ओलिविया अपनी मां को कितना याद करती है। उसकी पत्नी के खून से लथपथ होने की यादें उसके दिमाग में कौंधती हैं। लेकिन जे तब होश में आता है जब एक स्कूल गार्ड उसकी कार की खिड़की थपथपाता है। वह आदमी नोटबुक ले लेता है और ओलिविया को इमारत के अंदर ले जाने से पहले उसे दे देता है। नेक्स्ट पार्ट 4। शहर में गाड़ी चलाते समय जे शराब पीना जारी रखता है। रेडियो पर एक आदमी हाल ही में फैले खाज स्केबीज के प्रकोप की शिकायत करता है और इसका दोष शरणार्थियों पर मढ़ता है। एक अन्य कॉलर का मानना है कि जो खुजली फैल रही है वह एक झूठ है और लोग सोशल मीडिया पर ध्यान खींचने के लिए खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। जब जे आखिरकार अपनी पारिवारिक दुकान पर पहुंचता है, तो मिगेल उसके पास आता है, जो उसे याद दिलाता है कि जे पर उसके पैसे उधार हैं। जे को नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा है और वह नोटिस करता है कि मिगुएल लगातार अपना चेहरा खुजला रहा है। मिगुएल धमकी देता है कि अगर उसे जल्द ही उसके पैसे नहीं मिले तो वह उसे चोट पहुंचाएगा और वहां से चला जाता है। जे फिर दुकान खोलता है और कर्मचारी लीसा बताती है कि जो ने मिगुएल को नौकरी से निकाल दिया था। ऑफिस में उसकी पत्नी की पेंटिंग्स अभी भी दीवारों को सजा रही हैं और वह उसके और ओलिविया के एक साथ पेंटिंग करने के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। जब नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो जे सड़क पर एक विशेष हैच चोर दरवाजा खोलता है, जिससे बक्से सीधे बेसमेंट में फिसल जाते हैं। कुछ समय बाद खून से लथपथ एक महिला मदद मांगने के लिए दुकान में दाखिल होती है और दावा करती है कि कोई चीज उसे काट रही है। जब वह खुजलाना शुरू करती है तो वह इसे बहुत आगे ले जाती है और खुद को नुकसान पहुंचाती है। चिल्लाती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह आग पर हो। जे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महिला खून की उल्टी करते हुए गिर जाती है। लिसा पुलिस को फोन करती है और जैसे ही वे पहुंचते हैं, जे उन्हें बताता है कि महिला ने खुजली की शिकायत की थी। जासूस समझाता है कि यह पहला मामला नहीं है। पहले उसने सोचा था कि यह एक सोशल मीडिया स्टंट है, लेकिन उसने आज इतने लोगों को देख लिया है कि वह पुष्टि कर सके कि यह असली है। पुलिस जे को सावधान रहने की सलाह देती है और महिला को अस्पताल ले जाने के लिए निकल जाती है। बाद में जे को जो का फोन आता है, जिसे लिसा से पता चला कि क्या हुआ था। जे को उससे मिगुएल के बारे में पूछने का मौका मिलता है, तो जो कहता है कि उसने उसे चोरी करते हुए पकड़ा था और इसीलिए उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। जो की पत्नी बैकग्राउंड में खांस रही है और जे अपने पिता से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन जो दावा करता
कहता है कि यह सिर्फ एक मामूली बीमारी है और जल्द ही ठीक हो जाएगी। जब जे खिड़की से बाहर देखता है तो वह एक और आदमी को अपना चेहरा खुजलाते हुए देखता है। वह अपनी पत्नी के बारे में सोचता है और कैसे उसने उससे ओलिविया की ठीक से परवरिश करने के लिए कहा था, लेकिन जे ने जवाब दिया था कि वह अकेला ऐसा नहीं कर सका। जे टहलने जाने का फैसला करता है और शराब पीना जारी रखता है, जबकि सड़क पर और अधिक लोगों को खुजलाते हुए देखता है। कुछ पलों बाद जे को एक टीचर का फोन आता है जो उसे ओलिविया को स्कूल से ले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसने दूसरे बच्चे को काट लिया है। जे स्कूल की तरफ भागता है और ओलिविया से बात करने की कोशिश करता है, जो उसके डांटने से बचने के लिए अपने कान ढक लेती है और गुनगुनाने लगती है, यह महसूस करते हुए कि वह अपना आपा खोने वाला है। जे शांत होने के लिए 10 से उल्टी गिनती शुरू करता है और आखिरकार ओलिविया को कब्रिस्तान ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। लड़की अपनी माँ की कब्र से बात करती है, लेकिन फुसफुसाकर करती है ताकि जे उसे सुन न सके। दुकान के रास्ते में ओलिविया अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़ना शुरू कर देती है। जब वह पास में कुछ सायरन की आवाज सुनती है तो वह शोर को दबाने के लिए रेडियो चालू कर देती है। न्यूज एंकर कहता है कि हिंसक घटनाएं शहर पर हावी हो रही हैं और स्थानीय अस्पताल उन लोगों से भरे पड़े हैं जिन्होंने खुद को चोट पहुंचाई है। हवाई अड्डों ने सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं और आतंकवादी हमले की अफवाहें हैं। जब वे दुकान पर पहुंचते हैं तो जे नोटिस करता है कि पास की अधिकांश दुकानें जल्दी बंद हो गई हैं। नेक्स्ट पार्ट 8 शाम को जब दुकान बंद होने का समय करीब होता है तो 2 लुटेरे दुकान में घुसते हैं और लिसा को शटर गिराने के लिए मजबूर करते हैं। जब लिसा काउंटर से सारा पैसा एक बैग में डाल रही होती है तो गैब्रिएला जे को उसके पार्टनर को शेल्फ के पीछे बने सेफ तिजोरी के पास ले जाने के लिए कहती है। ग्राहक हेनरी पुलिस को फोन करता है। ओलिविया भी छिपी हुई है और गलती से एक कैन को लात मार देती है, जिसकी आवाज बेसमेंट में गैब्रिएला को सुनाई दे जाती है। बेसमेंट में जे सेफ खोलने में नाकाम रहता है। लुटेरा उसे धमकाने की कोशिश करता है और जे को लगता है कि यह आवाज जानी पहचानी है, जिससे पता चलता है कि वह मिगुएल है। जे उससे पैसे लेने और चले जाने के लिए कहता है और वादा करता है कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगा। अचानक उन्हें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए जे वापस दुकान की तरफ भागता है और ओलिविया को ढूंढता है। वह उसे आपातकालीन स्थिति के लिए अपना लोकेटर देता है और उसे बेसमेंट में छिपने के लिए भेज देता है। फिर जे अलमारियों से एक यूटिलिटी चाकू उठाता है और सावधानी से तब तक इधर-उधर छिपता है जब तक कि उसे लिसा नहीं मिल जाती जिसे गोली लगी थी। गैब्रिएला समझाती है कि ओलिविया ने उसे काट लिया था, जिसके कारण उसकी बंदूक से गलती से गोली चल गई। जे मिगुएल को घावों पर हाथ रखने के लिए कहता है, जबकि वह खून बहने से रोकने के लिए कुछ चीजें उठाता है। गोली के छेदों में रुई डाली जाती है और लिसा के पेट के चारों ओर एक अस्थायी पट्टी के रूप में टेप लपेटा जाता है। उसी समय एक पुलिस अधिकारी आता है और शटर को पीटना शुरू कर देता है। गैब्रिएला और मिगुएल सुरक्षा कैमरों पर उसे देखते हैं और बहस करते हैं कि क्या किया जाए। अचानक वह पुलिस वाला कुछ पागल लोगों से घिर जाता है जो उसे पीटना शुरू कर देते हैं। उसी समय हेनरी छिपने की जगह से बाहर आता है और अपने फोन पर आए आपातकालीन संदेश को चलाता है। इच खुजली नाम की किसी बीमारी के प्रकोप के कारण शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस नई बीमारी का लक्षण खुद को और दूसरों को खुजलाने की बेकाबू इच्छा है। गैब्रिएला को लगता है कि यह एक मजाक है और जे उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ही धमकी देने लगती है। अब जब वह काफी करीब आ चुकी होती है, जे उसे दबोच लेता है और मिगुएल की तरफ धकेलने से पहले उसकी बंदूक छीन लेता है। बाद में जे और हेनरी टेप और जिप टाइस का उपयोग करके मिगुएल और गैब्रिएला को एक खंभे से बांध देते हैं। फोन पर घोषणा की जाती है कि सभी आपातकालीन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। जो कोई भी 10 सेकंड से अधिक समय तक खुजलाता
हुआ पाया जाएगा उसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा और घातक बल गोली मारना से निपटा जाएगा। 10 अचानक जे को अपने लोकेटर की घंटी सुनाई देती है, इसलिए वह बेसमेंट की ओर भागा है और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को खुजला खुजला कर मारते हुए देखता है। जब वह पागल व्यक्ति मुड़ता है और जे पर भी हमला करने की कोशिश करता है तो उसके पास उसे गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। लोकेटर उठाने के बाद वह नोटिस करता है कि चोर दरवाजा खुला है, जिससे पता चलता है कि 2 लोग अंदर कैसे आए। वह सप्लाई वाले कमरे की तलाशी लेने से पहले उसे एक ताले से बंद कर देता है जब तक कि उसे कोठरी में छिपी ओलिविया नहीं मिल जाती। जे ओलिविया को वहां से ले जाता है, इस बात से बेखबर कि शवों में से एक का हाथ हिल रहा है। ओलिविया को लोकेटर के साथ ऑफिस में छोड़ने के बाद जे दुकान पर लौटता है और मिगुएल उसे बताता है कि हेनरी ऊपर भागा है। जे भी ऊपर भागता है और हेनरी को एक कुल्हाड़ी के साथ पाता है, इसलिए वह बंदूक उस पर ताने रखता है। हेनरी कुल्हाड़ी गिरा देता है और कसम खाता है कि वह कोई हिंसक व्यक्ति नहीं है, उसने बस डर में प्रतिक्रिया दी थी। जे उसे बाथरूम जाने देता है और फिर खबर चेक करने के लिए अपना फोन निकालता है। कुछ राजनेता खुजली के अस्तित्व से इनकार करते हैं, जबकि बहुत से आम लोग खुद को खुजलाते हुए रिकॉर्ड करते हैं। जे फिर जो को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। बाद में जे और हेनरी दुकान पर लौटते हैं और सोचते हैं कि क्या वे बेसमेंट में मौजूद लाशों के कारण इस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। मिगुएल उन्हें बताता है कि यह एक आपातकालीन स्थिति है और उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। वह यह भी खुलासा करता है कि उसकी भतीजी गर्भवती है। यह बात जे को उन्हें खोलने के लिए मना लेता है। जब ग्रुप लिसा को देखता है तो वह कबूल करती है कि वही चोरी कर रही थी और मिगुएल से माफी मांगती है। अचानक उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे सुरक्षा कैमरों की जांच करते हैं और पाते हैं कि पुलिस शहर में घूम घूम कर सभी संक्रमित लोगों को गोली मार रही है, जिसमें दरवाजे पर मौजूद अधिकारी भी शामिल है। हेनरी अपने फोन पर पढ़ता है कि यह खुजली एक परजीवी पैरासाइट के कारण होती है जो खुद को पुनर्जीवित करने में सक्षम है, लेकिन गैब्रिएला इसे शैतान का काम कहती है। जे फैसला करता है कि उन्हें आराम करना चाहिए और बारी बारी से लिसा की निगरानी करनी चाहिए। 3 ऊपर मिगुएल बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए गैब्रिएला को डांटता है। गैब्रिएला उसे याद दिलाती है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे उसकी देखभाल करनी थी, लेकिन मिगुएल बताता है कि वह हमेशा खुद को मुसीबत में डालती रहती है। इस बीच हेनरी अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखता रहता है और अचानक अपना चेहरा खुजलाने लगता है। वह खुद को शांत करने के लिए 10 से उल्टी गिनती शुरू करता है। ऑफिस में ओलिविया सोचती है कि क्या लिसा की चोट उसकी गलती है, इसलिए जे उसे आश्वासन देता है कि ऐसा नहीं है। जब वह पूछती है कि क्या हो रहा है तो वह उसे केवल इतना बताता है कि लोग बीमार हैं और उसकी रक्षा करने का वादा करता है। ओलिविया फिर अपने दादाजी के बारे में पूछती है, इसलिए जे उन्हें फिर से फोन करने की कोशिश करता है। इस बार जो फोन उठाता है, लेकिन वह ओलिविया को केवल यह बताता है कि वह उससे प्यार करता है। इसके बाद वह जे से अकेले में बात करने को कहता है। जे अलमारियों के पीछे छिप जाता है, फिर जो उसे बताता है कि उसकी मां संक्रमित हो गई है और उसने उसे खुजला दिया है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वे तड़पे, जो बहुत देर होने से पहले उसकी जान लेने और खुदकुशी करने की योजना बना रहा है। जे उससे इंतजार करने की भीख मांगता है, लेकिन जो फोन काटने से पहले केवल आई लव यू कहता है। जब जे टूट जाता है तो ओलिविया उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। उसका ध्यान भटकाने के लिए वह जो के पिछले जन्मदिन की पार्टी का एक खुशनुमा वीडियो चलाता है। एक बार जब वह सो जाती है तो जे उसे वापस ऑफिस ले जाता है। तभी वह नोटिस करता है कि वह खुजला रही है। वह उल्टी गिनती शुरू करता है और उसे 0 पर पहुंचने से पहले रुकते देखकर राहत की सांस लेता है। 3 जब जे लिसा को चेक करता है तो उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह सुरक्षा कैमरों की जांच करता है
और पाता है कि मृत पुलिस अधिकारी दोबारा जिंदा हो रहा है। इस बीच गैब्रिएला एक हथौड़ा चुराने के लिए चुपके से घूमती है, लेकिन मिगुएल उसे ठीक समय पर हमला करने से रोक देता है। हर कोई कैमरे को देखने के लिए जे के साथ जुड़ जाता है और उन्हें एहसास होता है कि बेसमेंट में मौजूद लाशें भी जाग सकती हैं। हेनरी लड़कियों की देखभाल करने के लिए सहमत होता है, जबकि मिगुएल और जे जांच करने बेसमेंट में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 16 बेसमेंट में उन्हें केवल एक ही लाश मिलती है और जे को लगता है कि उन्हें उसका सिर काट देना चाहिए। हालांकि मिगुएल को लगता है कि यह अपवित्रता होगी। अचानक वह मृत आदमी जाग जाता है और मिगुएल का पैर पकड़ लेता है। घबराकर मिगुएल कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने लगता है, जबकि जे उसे गोली मार देता है। एक आवाज सुनकर दोनों मुड़ते हैं और संक्रमित महिला को ऊपर भागने का मौका मिल जाता है। लड़के जल्दी से उसके पीछे जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि गैब्रिएला ने पहले ही हथौड़े से उसे ढेर कर दिया है। बाद में वे लाशों को टैंकों में डालते हैं और उन्हें गलाने के लिए संक्षारक रसायनों कोरोसिव केमिकल्स से भर देते हैं। वह नजारा इतना घिनौना होता है कि मिगुएल को उल्टी आ जाती है। जे उससे कहता है कि उसने कभी विश्वास नहीं किया कि वह चोरी कर रहा था, लेकिन मिगुएल को लगता है कि अब चीजों को बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वह समझाता है कि गैब्रिएला अपने बॉस के कारण गर्भवती हुई थी, जो उसकी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि वह चाहता था कि वह गर्भपात करा ले। नेक्स्ट पार्ट 17 उसी समय हेनरी सबको बुलाता है क्योंकि उसे लिसा मृत मिलती है। जब वे उसके शरीर को चादर से ढक रहे होते हैं तो गैब्रिएला का अपराध बोध उसे ओलिविया पर भड़का देता है और वह उस पर बंदूक चलवाने का आरोप लगाने लगी है। जे ओलिविया को वापस ऑफिस ले जाता है और मिगुएल अपनी भतीजी की तरफ से माफी मांगने के लिए उसके पीछे आता है। वह यह भी बताता है कि लिसा कैथोलिक थी, इसलिए उन्हें चीजें सही तरीके से करने की जरूरत है। समूह एक छोटा अंतिम संस्कार आयोजित करता है और ओलिविया लिसा पर एक चित्र छोड़ती है, जबकि मिगुएल प्रार्थना करता है। गैब्रिएला फिर जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी लेती है और ओलिविया से माफी मांगती है, जो फिस्ट बम मुक्का टकराने के लिए सहमत हो जाती है। जब हेनरी शव को हटाने वाला होता है तो लिसा जाग जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जे उसे दबोच लेता है, जबकि हेनरी कैश रजिस्टर लेने के लिए दौड़ता है, जिसका उपयोग वह उसके सिर को कुचलकर मार डालने के लिए करता है। जब मिगुएल और जे लिसा को भी केमिकल टैंक में फेंक देते हैं तो हेनरी हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे खरोंच आ गई है, लेकिन जब दूसरे पूछते हैं कि क्या वह घायल है तो वह मना कर देता है। मिगुएल कहता है कि वे नरक में फंस गए हैं और अपने परिवार के बारे में सोचता है जिसे वह मेक्सिको में छोड़ आया था, और चाहता है कि काश वह कभी अमेरिका न आया होता। बाद में जे कुछ डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों और मोमबत्तियों के साथ एक टेबल तैयार करता है ताकि वे एक साथ अच्छा डिनर कर सकें। हालांकि बाहर एक विस्फोट से उनकी बातचीत में बाधा पड़ती है। आवाजें बदतर होती जा रही हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जे अपने फोन पर कुछ संगीत बजाता है और वे डिनर करना शुरू करते हैं। जे व्हिस्की की एक बोतल निकालता है जिसे उसके पिता ने दुकान में छिपा कर रखा था, लेकिन वह मिगुएल और हेनरी को पीने देता है, जबकि वह घोषणा करता है कि वह अब से शराब से दूर रहेगा। हेनरी बताता है कि जब से उसने अपने समलैंगिक होने की बात स्वीकार की है तब से उसने अपने परिवार को नहीं देखा है, इसलिए वह इस पल की सराहना करता है। जब ओलिविया को बाथरूम जाने की जरूरत होती है तो गैब्रिएला उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जे लड़कों को बताता है कि जब से ओलिविया की मां की मृत्यु हुई है तब से उसने बात नहीं की है और ओलिविया के जन्म के बाद वह और उसकी पत्नी एक दूसरे से दूर हो गए थे। जे यह भी खुलासा करता है कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था और जब उसे कैंसर हुआ तो वे अलग होने वाले थे। उसे अपनी पत्नी को तड़पते हुए देखना पड़ा और उसने अपने अपराध बोध को शराब में डुबो दिया। उसी समय संगीत बजना बंद हो जाता है क्योंकि फोन का सिग्नल चला जाता है। एक आपातकालीन संदेश घोषणा करता है कि विदेशी खतरे से बचाव के लिए सभी संचार बंद कर दिए गए हैं। मार्शल लॉ अब लागू है और सभी नागरिकों को क्वारंटाइन में रहना होगा। हेनरी खुजलाना शुरू कर देता है और जे सोचता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन हेनरी जल्दी से रुक जाता है और यह साबित करने के लिए
कि वह ठीक है। 10 से उल्टी गिनती शुरू करता है। अचानक उन्हें चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए मिगुएल और जे ऊपर भागते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, हेनरी बाथरूम में पागलों की तरह खुजलाना जारी रखता है। T1 ऊपर लड़कों को पता चलता है कि गैब्रिएला का गर्भपात हो गया है और वह अपने मृत बच्चे को हाथों में पकड़े हुए है। मिगुएल उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ता है और नोटिस करता है कि वह बुखार से तप रही है। हेनरी का मानना है कि यह सेप्सिस है, जिसका मतलब है कि वह एंटीबायोटिक्स के बिना मर जाएगी। गली के अंत में एक फार्मेसी है, लेकिन हेनरी को लगता है कि यह बहुत जोखिम भरा है। मिगुएल वैसे भी जाना चाहता है क्योंकि अपनी भतीजी की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, और जे को अपने परिवार को न बचा पाने के फ्लैशबैक आते हैं, जिसके कारण वह भी सहमत हो जाता है। बंदूक लेने के बाद मिगुएल दुकान से निकल जाता है। तुझे बहुत चिंतित है और अपने कंधे को खुजलाते हुए चक्कर काटता रहता है, लेकिन जब हेनरी उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है तो वह रुक जाता है। जैसे ही जे खुद को शांत करने के लिए दूसरे कमरे में जाता है, हेनरी बेताबी से अपने पूरे शरीर को खुजलाने लगता है। फिर वह बेसमेंट में टॉयलेट की ओर जाता है, इस बात से बेखबर कि जे भी उसकी खुजली के सेकंड गिन रहा है। बाथरूम में हेनरी यह देखकर डर जाता है कि उसके पेशाब में खून आ रहा है। खुजली को और बर्दाश्त न कर पाने के कारण वह इतनी जोर से खुजलाना शुरू कर देता है कि उसे कई गंभीर चोटें आ जाती हैं। बहुत सारी गालियां सुनकर जे कुल्हाड़ी लेकर बेसमेंट में आता है और टॉयलेट पर खून पाता है, लेकिन हेनरी वहां नहीं है। वह उसे ढूंढता है और सप्लाई वाली कोठरी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक खून से लथपथ हाथ उसे बंद रखता है। हेनरी कहता है कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता और जे से उसे बंद करने के लिए कहता है। हालांकि जे कहता है कि वह कोई जोखिम नहीं ले सकता और हेनरी पूरी तरह समझता है कि उसे ओलिविया की रक्षा करने की आवश्यकता है। जब हेनरी बोलना बंद कर देता है तो जे दरवाजा खोलता है। एक बदला हुआ हेनरी बाहर आता है और जे पर हमला कर देता है, जिससे उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है। दोनों आदमी फर्श पर संघर्ष करते हैं क्योंकि हेनरी जे का गला घोंटने की कोशिश करता है। तभी हेनरी अचानक मर जाता है। पता चलता है कि ओलिविया ने उस पर कुल्हाड़ी फेंकी थी। जे शव को टुकड़ों में काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करने से पहले उसे वापस दुकान में भेज देता है। बाद में जे हाथ मुंह धोता है और पाता है कि इस हाथापाई के दौरान उसे भी खरोंच लग गई है। उसी पल उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह दुकान की ओर भागता है, जहां वह मिगुएल को शटर पीटते हुए पाता है क्योंकि वह दवा लेकर वापस आ गया है। कुछ झिझक के बाद जे शटर उठाता है ताकि मिगुएल अंदर आ सके और एक संक्रमित व्यक्ति को अंदर आने से रोकने के लिए ठीक समय पर उसे नीचे गिरा देता है। अंदर का दरवाजा खोलने से पहले जे मिगुएल से यह साबित करवाता है कि वह घायल नहीं है। मिगुएल बंदूक और दवा देने से पहले जल्दी से उसे अपना हाथ दिखाता है, यह कहते हुए कि गैब्रिएला ज्यादा मायने रखती है। जे उससे चीजें ले लेता है और सोती हुई गैब्रिएला को देखने जाने से पहले उसे दरवाजे के पीछे छोड़ देता है। हालांकि जब वह कंबल हटाता है तो पाता है कि उसे पहले ही खरोंच लग चुकी है। बेकार हो चुकी दवा गिराने के बाद जे मिगुएल से बाहर की दुनिया के बारे में पूछता है। मिगुएल पुष्टि करता है कि बाहर नरक है और हर किसी को गोली मारी जा रही है। जे मिगुएल को हेनरी के बारे में बताता है और स्वीकार करता है कि वह खुद भी बीमार है, इसलिए वह एंटीज क्रीम लेता है और अपने शरीर पर लगाता है। फिर वह ओलिविया के लिए कुछ सोने की दवा लाता है और समझाता है कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि वह संक्रमित है। ओलिविया अपनी नोटबुक में लिखती है, मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन जे उसे आश्वासन देता है कि वह ठीक हो जाएगी क्योंकि वह अपनी माँ की तरह बहादुर है। रोते हुए वह उसे अपना फोन देता है ताकि वह उनकी सभी यादों, तस्वीरों और वीडियो को सुरक्षित रख सके। ओलिविया के सोने से पहले वे एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं। ऊपर गैब्रिएला ने बहुत बुरी तरह खुजलाना शुरू कर दिया है, उसकी त्वचा निकल रही है और कई घावों से खून बह रहा है। इससे पहले कि वह पूरी तरह राक्षस में बदले, जे उसके चेहरे पर एक तकिया रखता है और उसे तब तक दबाता है जब तक कि उसका दम नहीं घुट जाता। दरवाजे के पीछे मिगुएल भी खुजलाना शुरू कर देता है और उसकी त्वचा अत्यधिक लाल हो जाती है। जे उल्टी गिनती शुरू करता है, लेकिन मिगुएल नहीं रुकता, जिससे पुष्टि होती है कि वह संक्रमित है। मिगुएल गैब्रिएला को देखने की मांग करता है, इसलिए जे उसे जाने देने के लिए दरवाजा खोलता है। मिगुएल टूट जाता है जब वह गैब्रिएला को मृत पाता है और महसूस करता है कि जे ने उसे मार डाला, जिससे वह गुस्से में आ जाता है। मिगुएल
तुरंत जे पर कूद पड़ता है और उसे चोकहोल्ड गला दबाने की स्थिति में दबोच लेता है। दोनों फर्श पर संघर्ष करते हैं जब तक कि जे आखिरकार बेहोश नहीं हो जाता। जब जे होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि मिगुएल ने बंदूक में गोलियां वापस डाल दी हैं, जिससे पता चलता है कि जे को बंदूक देने से पहले उसने गोलियां निकाल ली थीं। बदले की भावना से अंधा मिगुएल सोती हुई ओलिविया पर बंदूक तानता है और प्रार्थना करता है। इससे पहले कि वह गोली चला सके उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह ऊपर जाकर देखता है कि गैब्रिएला एक बिना दिमाग वाले राक्षस के रूप में दोबारा जिंदा हो गई है। जे इस भटकाव का फायदा उठाकर मिगुएल को पीछे से पकड़ता है और उसकी गर्दन काट देता है। फिर जे बंदूक उठाता है और दोबारा जिंदा हुई गैब्रिएला को गोली मार देता है। बाद में जे दुकान को साफ करता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि उसकी बेटी अंदर सुरक्षित रहे। वह बेसमेंट में जाने से पहले उसकी नोटबुक पर एक पत्र छोड़ता है जहां वह सभी खिड़कियों और दरवाजों को भी सील कर देता है। जब खुजली बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वह नाखूनों पर प्लास का इस्तेमाल करता है। कुछ समय बाद ओलिविया जागती है और जीवित रहने के लिए दैनिक कार्यों की एक सूची पाती है जिसे जे ने एक बोर्ड पर लिखा था। पत्र पढ़ने के बाद वह बेसमेंट के दरवाजे पर जाती है और जोर से कहती है, डैडी मैं यहाँ आपके लिए हूँ, और कहानी पूरी हो जाती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।